अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ बेसिकली करप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इससे पहले हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन वाला टॉपिक पढ़ा है, तो दो तीन चीज़ें मैं इधर क्लियर कर दूं बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। वो ये है कि हमारे पास एक इशू है बेसिकली करप्शन का। ठीक है, करप्शन इज एन इशू जो कि हमारे पास आता है, इट इज़ एन इशू। अब हमारे पास दो टर्म्स है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये दोनों लफ्ज हम लोग अक्सर पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, गुड गवर्नेंस जिधर भी आती है हम लोग ये दोनों टर्म्स पढ़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हम लोग एक मुहावरा पढ़ते हैं, अक्सर आप लोगों ने पढ़ा हो, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, एक मिनट, लेट मी राइट इट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब अगर हम लोग ये देखें इस इस मुहावरे को देखें तो हमारे पास प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है ट्रांसपेरेंसी, कुछ ऐसा मेथड यूज करना जिससे हम लोग वो इशू प्रिवेंट कर सकें। और ट्रांसपेरेंसी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इस इशू को, जो करप्शन का इशू है, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि रैम्पेंटली हम लोग देखते हैं हमारे पास करप्शन का इशू एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग फ्यूचर में करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हमारे पास एक इशू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने उसको क्योर भी करना है साथ में। साथ साथ उसको क्योर करना भी जरूरी है। और उसको क्योर हम लोग कैसे करेंगे? अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स के थ्रू। क्योंकि हम लोग ये करप्शन इशू है उसको प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं कर सकते फौरन से। तो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करवानी है ताकि हम लोग फर्दर करप्शन को प्रिवेंट कर सकें। ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कैसे होगी कि हम लोग अपने जो जनरल मैसेज हैं उनको अवेयरनेस दें, उनको इंफॉर्मेशन दें, उनको बताएं कि आपने किस तरह से एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखना है ऑन आवर सर्टेन पब्लिक सर्विसेज और आवर गवर्नमेंट, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपरली हम लोग उनको ट्रांसपेरेंटली मैनेज कर सकेंगे, देख सकेंगे। जो आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दिस रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि वो ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखते हैं, वो जाके इंफॉर्मेशन लेते भी हैं आपकी पब्लिक सर्विसेज सर्वेंट से। और इसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो उसको इंश्योर करते हैं कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो हम लोग उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो आपने इसको, इन दोनों चीज़ों को या इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को कंफ्यूज नहीं करना कि व्हाट इज करप्शन एंड व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी एंड व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। सो करप्शन एक इशू है, उसके वजह से उसको क्योर करने के लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स लेके आते हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं। इसीलिए अगर ये जो करप्शन से रिलेटेड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कायदे आजम की, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कही थी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ऑन 11 अगस्त 1947। ही सेड दैट वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption। कि एक ऐसी जो बिगेस्ट कर्स है पूरे इंडिया पे, वो है ब्राइबरी और करप्शन। दैट रियली इज अ पॉइजन। We must put that down with an iron hand. I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so। कि हम लोग कोई ऐसे एडुकेट मेजर्स लेंगे जिसके थ्रू हम लोग करप्शन को रिड्यूस कर सकें और ब्राइबरी को रिड्यूस कर सकें। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेइंग फ्रॉम लामा, सॉरी, कायदे आजम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 11 अगस्त 1947। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को सबसे पहले तो डिफाइन करें। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनेबलिंग द पब्लिक टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर को के से रिलेटेड हम लोगों ने अपने जनरल सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि उनके ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और उनके आउटकम्स और उनके परफॉर्मेंस क्या रही है। इट इनकम्पसेस मल्टीपल सब डिवीजन एंड फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज। इसके अंदर
मल्टीपल सब डिविजन आती हैं ट्रांसपेरेंसी के अंडर। 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर एड्रेस्ड। 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो कि इधर एड्रेस की गई है मेनली। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क्स, कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं और आप लोगों को उधर 2023 का बजट फ्रेमवर्क भी मिलेगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, पूरा बजट मिलेगा, उसकी बजट स्टेटमेंट मिलेगी, उसका जो परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम है वो मिलेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडीड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी, आपको बजट के मैनुअल्स मिलेंगे एंड व्हाट नॉट। आपको आपकी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट मिलेगा 2019 का, जो कि रेगुलरली अपडेट हो रहा है, एंड मेनी अदर थिंग्स विच रिलेट टू दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो आपको इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क्स की एक्सेस दी जा रही है। उसके अलावा मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स जो जरूरी हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इधर ये फर्स्ट थिंग है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है प्रोएक्टिव वॉलंटरी डिस्क्लोजर, कि आपको इंक्लूडिंग ओपन गवर्नमेंट डाटा, ओपन गवर्नमेंट डाटा आप लोगों को दिया जा रहा हो प्रोएक्टिवली। जैसे ही कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट है, वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। फिर फिजिकल ट्रांसपेरेंसी लेके आई जाए विच हैज डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ इन इट्स ओन। तो ये जितनी भी चीज़ें ये ट्रांसपेरेंसी में आती है, कि आपने इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो कल को आपको आगे अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे। उन वो कहेंगे कि आपने जो बजट दिया था उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन की थी, तो इस पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की गई, वो आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे उसके लिए। सो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के मेथड्स हैं और उसकी टाइप्स हैं। फिर आती है करप्शन से रिलेटेड। करप्शन से रिलेटेड पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन वाला था पीडीएफ, उसके अंदर भी मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ाई थी, लेकिन इधर भी उससे रिलेटेड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहले ये तो यूएनडीपी के यूएनडीपी ने डेफिनेशन जो इसकी दी है वो है द मिसयूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। यही आपने वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले भी यही कहते हैं। फिर करप्शन हिंडर्स प्रोग्रेस, ये उसका एक इम्पैक्ट है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेटेड दैट करप्शन कॉस्ट एट लीस्ट यूएस डॉलर 2.6 ट्रिलियन और 5% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। एंड द वर्ल्ड बैंक फाउंड दैट यूएस $1 ट्रिलियन इज पेड इन ब्राइब्स ईच ईयर। हर साल $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ब्राइब्स की जो रिश्वत है ना उसके चक्कर में दिए जाते हैं एक पूरे साल में ग्लोबली। ये वर्ल्ड बैंक कहता है। और इसी के अलावा वो कहता है कि हम लोग $2.6 ट्रिलियन या 5% ऑफ द ग्लोबल इकॉन जो ग्लोबल जीडीपी है वो करप्शन के थ्रू उसको गंवाते हैं, या उसको करप्शन इतनी ज्यादा है पूरे ग्लोबली। ये ग्लोबल फिनोमिना है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। $2.6 ट्रिलियन हम लोग करप्शन में देते हैं, और स्पेशली $1 ट्रिलियन हम लोग ब्राइब्स की फॉर्म में देते हैं ईच ईयर। द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। करप्शन हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वो सारा कुछ ये उधर भी हम लोगों ने पढ़ा है और इधर भी आप लोग पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। करप्शन डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट्स वुमेन, द पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। इसके इम्पैक्ट्स ही बताए जा रहे हैं कि स्पेशली जो वुमेन हैं, पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज्यादा वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करती है करप्शन। उसके अंदर मेजर 3 वेज हैं जिसके थ्रू वो हिट करती हैं। पिल्फरिंग स्टेट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सर्विसेज एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट और बेसिक सर्विसेज के लिए पैसे लगने होते हैं वो इम्पेक्ट होते हैं। इम्पेयरिंग देयर एबिलिटी टू अचीव मार्केट गेन्स, उनको जो रिक्वायर्ड मार्केट गेन्स या प्रॉफिट्स मिल सकते हैं वो नहीं मिलते। एंड कंस्ट्रेनिंग देयर कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, और उस वो जो पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको हैम्पर किया जाता है थ्रू दिस करप्शन फॉर्म। इतनी ये उसके इन लार्ज रेंजिंग इम्पैक्ट्स हैं करप्शन के ऑन दिस वुलनरेबल ग्रुप, ऑन द वुलनरेबल ग्रुप्स, द पुअर एंड द वुमेन। कि पहले तो ना उनको बेसिक सर्विसेज मिलती हैं, ना उनको मार्केट का जो प्रॉफिट है, ड्यू शेयर है उनकी सर्विसेज के लिए वो मिलता है, और ना ही उनको पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेशन कैपेसिटी के अंदर उनको हिट किया जाता है। करप्शन फ्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इरोड्स बोथ इंटरपर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। एक तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा
अपीयर होता है, इट अपीयर्स इन एवरी स्टेज ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी चेन फ्रॉम पॉलिसी डिजाइन एंड बजट एलोकेशन। ये भी आप पढ़ लीजिए, ये आसान है, आपको समझ आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ करप्शन पे वो कह रहे हैं कि किस किस तरह से ग्रैंड करप्शन होती है और पिटी पिटी करप्शन होती है। ग्रैंड करप्शन क्या है, जो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वाले करते हैं, और जो लो लेवल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन सिटीजन बिजनेस एंड ऑफिशियल्स जो करते हैं, उनको पिटी करप्शन कहते हैं। जिस तरह से अगर कोई सिटीजन जाता है एंड इंटरेक्ट्स विद द क्लर्क, तो वो लो लेवल की करप्शन होगी अगर उस स्टेज पे होती है, और अगर हाई लेवल करप्शन होगी तो उसको ग्रैंड करप्शन कहते हैं। और सफेयर के लिहाज से कहते हैं पॉलिटिकल करप्शन होती है या ब्यूरोक्रेटिक करप्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑफिसेज या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह से करप्शन हो रही है तो उसको ब्यूरोक्रेटिक करप्शन कहेंगे। लाइक जो मैंने भी बात की कि क्लर्क्स जिस तरह से अगर कोई करप्शन कर रहे हैं एट ए लोअर लेवल, या ब्यूरोक्रेसी अगर एज अ होल अपर लेवल या लोअर लेवल किसी भी तरह से वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको ब्यूरोक्रेटिक करप्शन कहेंगे। अदरवाइज उसके स्फेयर के लिहाज से उसको पॉलिटिकल करप्शन कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपनी प्राइवेट गेन के लिए पावर यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इधर आ रहा है अंडरस्टैंडिंग करप्शन। इसके अंदर आते हैं 3 मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग करप्शन की किस किस तरह से करप्शन होती है। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल एजेंट मॉडल, करप्शन एज ए कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम एंड करप्शन एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। सबसे पहले प्रिंसिपल एजेंट मॉडल में वो कहते हैं, या आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी, उसमें कहते हैं एक प्रिंसिपल होता है और उसका एक एजेंट होता है जिसके थ्रू वो काम करवाता है। अब इधर जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो कंट्री की पॉपुलेशन है, उसके जनरल सिटीजन्स हैं, ठीक है। सिटीजन्स उनके लोग हैं एक कंट्री के, वो प्रिंसिपल है। और उनके जो एजेंट्स हैं दे आर बेसिकली गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट जो है वो उसकी एजेंट है। लेकिन एजेंट हर किसी चीज में अपना फायदा देखते हैं और वो पावर को अब्यूज करते हैं जो उनको इंटरेस्ट की होती है, उनको दी होती है। तो करप्शन इमर्ज करती है व्हेन द एजेंट टू ऑब्टेन सम बेनिफिट स्ट्रेज अवे फ्रॉम इट्स टास्क, कि वो अपना काम जो उनको एलोकेट किया होता है वो नहीं करते, और देन वो करप्शन के जिम्मे में आता है। इसी से रिलेटेड ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट मॉडल है कि हम लोगों के सिटीजन्स एलोकेट करते हैं सर्टेन रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, कि वो गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट से कुछ काम करवाना चाहते हैं और उनको इन रिटर्न पे करते हैं। तो क्लिट गार्ड्स, ये एक पहले थ्योरिस्ट से फिलोसोफर थे जिनको हम लोग कह सकते हैं, इन्होंने करप्शन की एक इक्वेशन दी थी कि करप्शन की इक्वेशन क्या है, किस कौन कौन सी मेजर चीजें करप्शन को इम्पैक्ट करती हैं। तो उन्होंने कहा वन विल टेंड टू फाइंड करप्शन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन हैज मोनोपोली पावर ओवर ए गुड और सर्विसेज। जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि अगर एक सर्विसेज का सेक्टर है या कहीं भी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है और कोई प्लेयर उसके अंदर नहीं आ रहा, हम लोग फ्री मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहे, तो सिर्फ गवर्नमेंट की ही उधर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है मोनोपोली, तो उनके पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन हो जाएगी, डिस्क्रिशन आएगी कि वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे और देन लोग उनको किस तरह से अकाउंटेबल ठहराएंगे। ये जो इक्वेशन है इट इज बेसिकली दिस इक्वेशन। वो कहते हैं कि करप्शन इक्वेशन फर्स्ट ड्राइव्ड बाय रॉबर्ट ग्लिटगार्ड इन 1988 वाज दैट करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली पावर कितनी है आपके पास, डिस्क्रिशन कितनी है आपके पास, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है, अकाउंटेबिलिटी कम है, और लो गवर्नमेंट सैलरीज हैं, तो आपकी जो करप्शन है वो इंक्रीज करेगी। सो इधर वो पूरी की पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्क्रिशन आपके पास बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है, आपके पास अथॉरिटी या पावर टू डिसाइड अबाउट समथिंग, टू टेक एक्शन और डिसाइड करना उस चीज को, ये बहुत ज्यादा आपके पास अथॉरिटी और पावर बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि ट्रांसपेरेंसी मीडियम है, हाई नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कम है, आप लोग इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे टू द सिटीजन्स। और अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत लो है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत लो है और लोग आपको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे, आपके जो लॉज हैं एजेंसीज हैं वो आपको इनफ अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रही, आपके जो पब्लिक सर्विसेज है या आपकी गवर्नमेंट है, तो देन इट विल लीड टू करप्शन। तो डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है, आपने कोशिश करनी जहां भी अकाउंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उधर, या करप्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो उधर आप ये जरूर, अकाउंटेबिलिटी में तो नहीं लेकिन करप्शन में ये जरूर इनलिस्ट करें कि क्या सिस्टम है, करप्शन कहाँ इम्प्रूव ज्यादा होती है। तो डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा हो, ट्रांसपेरेंसी कम हो, और देन अकाउंटेबिलिटी भी कम हो, तो ये हमारे पास आती है करप्शन की
इक्वेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको वैसे कहीं बुक्स वगैरह में आई थिंक नहीं मिलेगी, तो आपने कोशिश करनी है इसको ज़रूर यूटिलाइज करें। अब हम लोगों के पास आते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ करप्शन। ये जो मैंने अभी इधर लिखे थे कि अगर हम लोग करप्शन को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, तो प्रिंसिपल एजेंट मॉडल के तहत पहले तो एजेंट्स जो हैं वो उस पावर को यूटिलाइज कर देंगे फॉर दियर ओन सेक, फॉर दियर ओन पर्सनल गेन। फिर करप्शन एज ए कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम। कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एक पूरी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो हायर लेवल है और लोअर लेवल तक हर जगह पर करप्शन कुछ इस तरह से आपके रच बस गई है आपके सिस्टम्स में कि वो एक नॉर्मल सीन लगता है। वो हम लोग समझते ही नहीं है कि हमारा एक कलेक्टिव इशू है जिसको हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो एज ए कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम हम लोगों को रिक्वायर है, क्योंकि करप्शन सिर्फ और सिर्फ हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने इस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया करप्शन कि हम लोग आप समझते नहीं है कि हम लोगों ने उसे रिड्यूस करना है, या उस पे उसकी कौन सी फॉर्म्स हैं जो हम लोगों को लगती है करप्शन नहीं है और कौन सी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अब ये लगता है कि जो फाइनेंशियल फॉर्म ऑफ करप्शन है बस वही करप्शन है। बल्कि वो लास्ट स्टेज है। फाइनेंशियल करप्शन इज बेसिकली द लास्ट स्टेज ऑफ करप्शन, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस आते हैं। अभी ये मैंने टर्म जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन वाले टॉपिक में भी समझाई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस डिफरेंट तरह के होते हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल नहीं होते, उसके अंदर फाइनेंशियल भी इंक्लूड होते हैं पर फाइनेंशियल लास्ट पे जाके आते हैं। पहले डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस होते हैं विच लीड टू देन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल करप्शन। तो हम लोगों को एक कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम के तौर पर इसको देखना चाहिए। फिर करप्शन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। करप्शन कैन समटाइम्स प्रोवाइड अ वे ऑफ डीलिंग विद डीपली रूटेड सोशल, स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों को इन तमाम फैक्टर्स पर हिट करना है। हम लोगों को सोशल भी, स्ट्रक्चरल भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हिट करना है, ताकि हम लोग एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको देख सकें और सारों को हिट कर सकें। सो अगर आपने करप्शन को रिड्यूस करना है, रिडक्शन ऑफ करप्शन रिस्क है, तो उसके लिए क्या क्या देखना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करें, पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करें, तो ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव करेंगी अकाउंटेबिलिटी को। और इंटेग्रिटी को इम्प्रूव करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल इंटेग्रिटी हम लोगों ने इम्प्रूव करनी है। दे ऑल विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ करप्शन रिस्क। अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्लस हम लोगों ने इंक्लूड करनी है द ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिनकी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन जिनके अगेंस्ट करते हैं, उनको ही हम लोगों ने इंक्लूजन की तरफ उनको लेके आना है, ताकि हम लोग अपनी करप्शन को रिड्यूस कर सकें। सो ये था करप्शन का मतलब कि किस तरह से वो इवॉल्व करती है, उसका क्या मेजर कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरह से हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज ये कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है बिटवीन करप्शन एंड पॉवर्टी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ये चीज बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है। रीजंस फॉर पॉवर्टी क्या है, बेसिकली द इफेक्ट ऑफ करप्शन ऑफ पॉवर्टी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो लो इन्वेस्टमेंट है। अभी हम लोगों ने देखा था जो लास्ट हमारा लेसन था, या जो लास्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन का इशू था, उसमें हम लोगों ने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम आती है जिधर करप्शन ज़्यादा हो। वो क्यों? कि उनको स्टडीज़ के मुताबिक अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें तो उनको 20% टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। वो क्यों देंगे 20% टैक्सेस ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो हम लोगों के पास लो इन्वेस्टमेंट आएंगी। लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? वीक इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, diversion in public spending and investment, low human capital, economic policies or laws directed by benefit groups, no property rights or superiority of law and governance block against the development of private sector। तो ये सब चीजें आएंगी। फिर आएगी लो इनकम ग्रुप्स रिसीविंग लेस शेयर्स फ्रॉम ग्रोथ। कि अगर जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो गरीब से गरीब तर ही होते जाएंगे, उनको इतनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं। सो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टेकिंग ओवर नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो अमीर लोग होंगे वो नेचुरल रिसोर्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इंक्रीज ब्राइब टैक्स फॉर पुअर एंड स्मॉल कंपनीज, इनएफिशिएंट इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इनइक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या होगी? ब्लॉकिंग द यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जो अमीर तर होता जाएगा, ना वो इंसाफ देने देगा गरीब लोगों को, ना कुछ होगा, और वो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज उनको ब्लॉक कर देगा टुवर्ड द पुअर सोसाइटी, या पुअर जो आपके लोग होंगे, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स होंगे, उनको ब्लॉक कर देगा फ्रॉम द पब्लिक सर्विसेज। सो ब्लॉकिंग द यूज ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड जस्टिस विद एन इंक्रीज ब्राइब टैक्स एंड पॉलिटिकल elite, मेकिंग इट हार्ड टू यूज सम सर्विसेज टू द
general public or the general citizens. And lack of health education services, कि low human capital saving decreasing education and health options, आपकी जो health और education services हैं वो कम हो जाएंगी for the disadvantaged groups, या आपकी जो गरीब तबका है उसके लिए कम हो जाएगी, और it will lead to basically lead to poverty. ये सारा एक कॉन्सेप्ट है करप्शन का, कि किस तरह से करप्शन जो है इट विल लीड टू द पुअर्टी एट द एंड, लो इन्वेस्टमेंट से लो इनकम ग्रुप्स रिसीविंग लेस शेयर फ्रॉम ग्रोथ एंड देन ब्लॉकिंग द यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, एंड देन at the end lack of health and education services, or then it will eventually lead to the poverty cycle. सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन वर्क्स, आपने ये तीनों चीजें आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन भी आनी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस दैट प्रमोट एंड डिटर करप्ट बिहेवियर एंड सो ऑन. इसको आप पढ़ लीजिएगा आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से हम लोग समझेंगे. एंटी करप्शन अप्रोच, अब हम लोगों ने करप्शन को रिड्यूस कैसे करना है. तो अकाउंटेबिलिटी तो है, ठीक है, वो तो अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन हम लोग किस किस वे से जाएंगे. अब सबसे पहले वो आते हैं अवेयरनेस, कि हम लोगों ने पीपल सेंटर्ड अप्रोच लेके आनी है, सिविल सोसाइटी और मीडिया को इतना एम्पावर करना है कि वो इस पर बात करें, करप्शन पर बात करें, एंटी करप्शन स्ट्रेटेजीज बताएं, ये बताएं कि हम लोगों ने किस तरह से करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ करप्शन है, और उनको एजुकेट करें अपनी जनरल मैसेज को. फिर आती है प्रिवेंशन, फंक्शनल अप्रोचेस, ट्रांसपेरेंसी, अभी मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी से बेसिकली हम लोग प्रिवेंट करते हैं करप्शन को, इंटेग्रिटी लेके आए, इंसेंटिव्स एंड इकोनॉमिक अप्रोचेस लेके आए, ताकि हम लोग अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इतनी ज़्यादा सैलरीज दें, इतनी competitive सैलरीज दें, कि अगर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है, कुछ मसले मसाइल आते हैं इकोनॉमिक सिलसिले में, लेकिन वो फिर भी करप्शन की तरफ मूव ना करने, और उनके अंदर इंटेग्रिटी मेजर्स लेके आए, उनको मोरल और एथिकल वैल्यूज उनकी इंप्रूव करें. फिर आती है सैंक्शंस, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, कि हम लोगों ने सैंक्शंस कैसे करना है, किस तरह से उनको लेकर चलना है. वो इस तरह से है कि हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना है, हर किसी को, कोई अमीर है या गरीब है, उसको एक ही पलड़े में रख के उसको जज करना है, और फिर उसके ऊपर फैसले सुनाने हैं. तो इधर से हम लोगों को अपना जस्टिस सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसकी ड्यू प्रोसेस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, और देन उसको सजा मिले. फिर आता है डिटेक्शन, मॉनिटरिंग, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया एंड विसल ब्लोइंग. ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम लोगों को आगे बढ़ के लोग अवेयर करेंगे कि हाँ ये बंदा इधर करप्शन कर रहा है और किस किस फॉर्म में करप्शन कर रहा है. तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मॉनिटरिंग एंड थ्रू सिविल सोसाइटी और मीडिया और विसल ब्लोइंग. अब आती है कुछ चीजें, एक डायरेक्ट एंटी करप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं, फिर हम लोग देखेंगे कुछ इनडायरेक्ट एंटी करप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं. तो हम लोग करप्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजीज हैं. सबसे पहले तो एंटी करप्शन लॉज होते हैं, हर गवर्नमेंट के, हर कंट्री के अपने एंटी करप्शन लॉज हैं. कुछ एंटी करप्शन एजेंसीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. लॉज भी मैं पढ़ाऊंगी कौन कौन से हैं, एजेंसीज भी मैंने भी एक दो दफा बताया भी है पहले भी. नैब और एफआईए की एक ब्रांच है, करप्शन एंटी करप्शन विंग, उनकी एक ब्रांच है बेसिकली एफआईए की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जिसको जो एंटी करप्शन एजेंसी है बेसिकली. फिर नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज हमारी हैं, वो भी हम लोग भी देखेंगे. इसके अलावा एंटी करप्शन लॉज भी देखेंगे. एंड इसके अलावा हम लोग देखते हैं सिलेक्टिव एंटी करप्शन एंड पब्लिक इंटेग्रिटी मेजर्स हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, कि हम लोगों के पास क्या एंटी करप्शन या पब्लिक इंटेग्रिटी मेजर्स, अपने जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम लोगों को ऐसे उधर एथिकल और मोरल वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, वहां पर कोर्सेज होने चाहिए, वहां पर सिखाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में. प्लस पब्लिक इंटेग्रिटी टूल्स के आप लोगों ने a code of conduct is a statement of principles and values that establish a set of expectations and standards for how an organization, government body, company, affiliated group or individual will behave, including minimum levels of compliance and disciplinary actions for the organization, its staff and volunteers, के हम लोगों को बताएं कि किस किस तरह से ये काम हो सकता है, उनका कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या क्या होने चाहिए, और सो मैनी थिंग्स. अच्छा, इधर मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, पब्लिक इंटेग्रिटी मेजर्स और पब्लिक इंटेग्रिटी टूल्स वगैरह, ये सारी चीजें. तो इधर भी आप लोग पढ़ सकते हैं सिलेक्टिव एंटी करप्शन मेजर्स कौन कौन सी अमेरिकन स्टेट्स में, वो आप एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ सकते हैं. अच्छा, एक और चीज वो मैं आपको दिखा दूं अभी.
अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में हम बात करते हैं बेसिकली। तो हमारे पास आता है, मैं अभी सिंगापुर ने सिंगापुर और मलेशिया की एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उनको अपने पेपर्स में कोट कर सकते हैं। सिंगापुर की है सीपीआईबी। इसको हम लोग देखते हैं दैट हु दे आर और किस तरह से वो करप्शन को रिपोर्ट करना, और ये सारी उनकी वेबसाइट है। सो इधर ये देखें, इनकी बहुत मतलब ये एक बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन है इनकी। क्रूजोन वेब गेम इज अ वेब गेम दैट leverages on gamification to educate on the far-reaching consequences of corruption in a fun and interactive way। वो अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की जो करप्शन है उसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी पे। इट इज़ अ वेरी फन गेम, मैंने भी खेली हुई है, आप लोग भी आगे खेलिएगा, इसको प्ले करिएगा इधर से। फिर अब ये है क्या, हु यार। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सिंगापुर की करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, सीपीआईबी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर करप्शन या अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन से रिलेटेड आपके पास कोई भी इशू आता है तो आपने इसको ज़रूर इंक्लूड करना है अपने आंसर के अंदर। करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है एन इंडिपेंडेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन सिंगापुर। इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंटी करप्शन एजेंसी established in 1952 by the British colonial government as the sole agency in Singapore which investigates corruption offences। अच्छा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ सोल एजेंसी इन सिंगापुर। ये सिर्फ एक ही एजेंसी है पूरे सिंगापुर में विच इन्वेस्टिगेट्स करप्शन ऑफेंसेस। तो आपके पास जब डुअलिटी ऑफ एजेंसीज आती है ना, जिस तरह हमारे पास नैब है, एफआईए का एक एंटी करप्शन विंग है, तो उनकी अक्सर जो डोमेन्स है वो ओवरलैप होती हैं और उस ओवरलैपिंग से भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोगों ने वन सिंगल इंडिपेंडेंट एजेंसी अपनी लेके आनी है जो कि एंटी करप्शन मेजर्स को इंस्टॉल करे और उसको इंश्योर करे। The CPIB is constantly striving to keep Singapore corruption free and ensuring that offenders are brought to justice. The Bureau will remain resolute and committed to its mission as it moves to forward to face the complex challenge ahead। तो ये इनका मिशन है, टू कॉम्बैट करप्शन थ्रू स्विफ्ट एंड श्योर फर्म बट फेयर एक्शन। ये इनका मिशन है। वीएन क्या, अ लीडिंग एंटी करप्शन एजेंसी दैट अपहोल्ड्स इंटेग्रिटी एंड गुड गवर्नेंस टुवर्ड्स अचीविंग अ करप्शन फ्री नेशन एंड इंटेग्रिटी, टीम वर्क एंड डिवोशन टू ड्यूटी आर देयर कोर वैल्यूज। अगर अभी हम लोग इनका देखें एनुअल स्टैटिस्टिक्स पे, आई थिंक हम लोगों को जाना चाहिए। एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स कि इनकी क्या लेटेस्ट एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स हैं। अगर यही अब हम लोग इधर देखते हैं, द करप्शन सिचुएशन इन सिंगापुर remains firmly under control. The number of corruption related reports received by CPIB as well as the number of cases registered for no जाए फिजा फूफो के पास ले जाए। So in 2022, CPIB received 234 corruption-related reports, a 6% decrease from the 249 corruption-related reports received in 2021। इधर वो अपनी पूरी बता रहे हैं, स्टैट्स बता रहे हैं कि 2022 में उधर 234 करप्शन केसेस थे और वो 6% डिक्रीज हुए हैं फ्रॉम 2021 जब 249 करप्शन केसेस थे। ऑफ दीज CPIB रजिस्टर्ड 83 रिपोर्ट्स एज न्यू केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इन 2022। 83 ऐसे रिपोर्ट्स या ऐसी चीज़ें थी जिसको एज ए बिल्कुल न्यू केसेस रजिस्टर किए गए 2022 में, विच वाज द सेम नंबर एज 2021। बाकी सारे के सारे ओल्ड केसेस थे। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ करप्शन रिलेटेड रिपोर्ट्स रिसीव्ड इन 2022। ये टोटल 35%
ये ऐसे केसेस है, मतलब 83 केसेस बेसिकली, जो 83 न्यू रिपोर्ट्स बनी है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ करप्शन रिलेटेड केसेस दैट वर रिपोर्टेड इन 2022, अ स्लाइट इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। उससे पहले जो 4 ईयर्स है उसमें कंपैरेटिवली न्यू केसेस इतने ज्यादा नहीं आए थे जितने ज्यादा इस दफा आए, 35%। सो उससे रिलेटेड उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई हुई है। एंड आप इसके आगे भी देख सकते हैं अगर आपने देखना हो, वरना इतनी जरूरत नहीं, देखना हो तो जरूर देखें अपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या बेसिकली कुछ भी समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, हम दोबारा से दूसरे पे ही जाते हैं। इधर ये सीपीआई भी है सिंगापुर का। अब हम लोग जाते हैं अपना, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, पीडीएफ। तो इधर कुछ इनडायरेक्ट एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे हम लोग इनडायरेक्टली करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि आप जो अपना फाइनेंस मैनेजमेंट का सेक्टर है वो सारा का सारा इन इनहेंस करें, इम्प्रूव करें, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लेके आए और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जाएं। ये आता है बजटिंग मैनेजमेंट में, कि आपका जब बजट आप पढ़ रहे होते हैं, उधर कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 4 का, तो उधर आपको चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप इसको ओवरऑल भी इस पूरे कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपका जो मीडिया, वो किस तरह से आपके पब्लिक सेक्टर को और आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज को अकाउंटेबल ठहराता है। और आपके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, तो आपके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में आता है आपका लेजिस्लेचर, आपकी जुडिशरी एंड आपका एग्जेक्टिव, वो आपके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। बाकी आप लोग इधर पढ़ सकते हैं कि हम लोग सोशल अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव्स हमारे पास क्या क्या है और हम लोग उसको किस तरह से वो अफेक्ट करते हैं, करप्शन को ये किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका आपका हम्म इधर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन कैंपेन्स हैं, ये भी सोशल अकाउंटेबिलिटी के ही कुछ इनिशिएटिव्स हैं। जो एजुकेशन के एरिया पे हिट करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लॉज है, ये पब्लिक सर्विसेज के एरिया को हिट करता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो ये डायरेक्ट करप्शन को हिट करता है। सिटीजन रिपोर्ट कार्ड हैं, तो ये पब्लिक सर्विस को हिट करता है। अगर आप जो आपके सिटीजन हैं वो रिपोर्ट कार्ड्स पे लिखेंगे कि आपकी किस तरह से, आपकी डिलीवरी किस तरह से रही है, तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस पे, आपकी परफॉर्मेंस को हिट करेंगे। सिटीजन मॉनिटरिंग पे ये इधर सीएसओ का मतलब है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की इंगेजमेंट जब बढ़ती है तो वो करप्शन को हिट करती है। एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग मॉनिटरिंग स्किल्स एंड प्रोमोटिंग रिपोर्टिंग, तो ये जितनी चीजें हैं ये आपके करप्शन को हिट करती है। इधर एक डायग्राम है, बेसिकली इट इज स्टेक होल्डर्स इन बजट अकाउंटेबिलिटी, कि बजट की अकाउंटेबिलिटी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी हम लोग किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं। वो आपके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, आपकी कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपकी पार्लियामेंट है, आपका मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी, आपके एक्सटर्नल एक्टर्स एंड डोनर्स या फाउंडेशंस, वो सारे के सारे आपके एग्जेक्टिव पे, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे और आपकी जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उनको इम्पेक्ट करती हैं। और देन उनसे ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जो बजट अकाउंटेबिलिटी करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं करप्शन इन पाकिस्तान पे। इधर हम लोग उनके लॉज देखेंगे, एजेंसीज देखेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे क्या क्या है फॉर द एंटी करप्शन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है हमारे पास, सीपीआई है, फ्रॉम द रेंज 0 to 100। अभी पहले मैंने आपको बताया था जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन में, तो अभी रिसेंटली ये मतलब इसको इम्प्रूव करके 0 से 100 के दरमियान कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का जो स्कोर है, जो लेटेस्ट था पाकिस्तान का सीपीआई इंडेक्स 2022 का, वो 140/80 है और इनका स्कोर है 27/100। तो अभी हम लोग हाईली करप्ट की तरफ ही हैं, क्योंकि 0 इधर हाईली करप्ट है और 100 है वेरी क्लीन। अब जो सीपीआई का न्यू स्केल यूज हो रहा है वो 0 to 100 वाला है। इसके अलावा आप इधर से डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनालाइजिंग द केसेस, सरफराज खान, एन एनालिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द एरिया स्टडी सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, stated that NAB is not an impartial body but has been often been used by the establishment to control politicians। के अक्सर औकात इस्टेब्लिशमेंट ये जो नैब का इदारा है इसको यूज करके
उस पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करती है। इफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अदर्स आर स्ट्रेंथन दे कैन कैरी आउट अकाउंटेबिलिटी एंड देयर वुड बी नो नीड फॉर नैब। क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग जब एजेंसीज पर बात करेंगे ना, तो एफआईए तो सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान वो एग्जिस्ट कर रही थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑलरेडी, कि उसका पहले दूसरा नेम था 1970s में, उसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। और देन हम लोग उसको मजीद पढ़ेंगे, और उसका एंटी करप्शन विंग है, और उसके अंदर और बहुत सारे उसके अंदर चीजें आती हैं जिसको वो देखता है और जिसको वो मॉनिटर करता है। तो वो कहते हैं कि नैब की जरूरत ही ना पड़ती, और नैब बनी भी 2000s में थी, अर्ली 2000s में, जब मुशर्रफ ईरा आया था, तो उस वजह से वो बनी थी। इसके अलावा हमारे पास एक और रिपोर्ट है। बेसिकली तो जब हम करप्शन पर बात करते हैं तो हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सीपीआई ही देखते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। लेकिन अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट थी 2007 से 2008 तक की, उन्होंने उसमें करप्शन को एज ए थर्ड लार्जेस्ट प्रॉब्लम कंप्राइज किया था ऑफ द डूइंग बिजनेस डूइंग पाकिस्तान। आजकल हम लोग देखें तो हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, EODB। ऑल्दो कि इसकी जो लास्ट रिपोर्ट थी वो 2020 में आई थी, लेकिन उसके बाद से भी नहीं आई। वो भी इस वजह से क्योंकि उसमें डिफरेंट कंट्रीज जो थी वो इस रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर रही थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक परसेप्शन है ना, कि आपकी कोई भी सर्टेन कंट्री, दुनिया में कोई भी कंट्री है, वो कितनी कंड्यूसिव है टुवर्ड्स द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वो उनको इम्पेक्ट कर रही थी। वो कह रहे थे कि जो चाइना है वो उसको उस जो रिपोर्ट है उसको बेसिकली मैनिपुलेट कर रहा है आप अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने 2020 के बाद से अभी तक 2024 हो गया आज, करंटली 2 फरवरी को मैं ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ 2024 को। तो अब तक दोबारा 4 साल हो गए लेकिन कोई न्यू रिपोर्ट नहीं आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। तो इसी से रिलेटेड ये ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2007 से 2008 तक, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान का जो थर्ड लार्जेस्ट प्रॉब्लम है वो करप्शन का है। इसी के अलावा अब जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है 2019 की, उसके अंदर पाकिस्तान की जो रैंक ऑफ इंसिडेंस ऑफ करप्शन है ना, वो है 33rd रैंक दिया गया है पाकिस्तान को फ्रॉम इंसिडेंस ऑफ करप्शन। और जो सॉरी जो उसका स्कोर्स है बेसिकली वो ये है 33, 0 से 100 के दरमियान। ठीक है। और जो करप्शन रैंक दिया गया है वो है 101 आउट ऑफ 141। तो एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है 2019 की। इट इज फ्रॉम 2019 ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने करप्शन रैंक किया है पाकिस्तान को 101 आउट ऑफ 141 कंट्रीज। तो ये भी आप एज अ स्टैट अपने पास लिख सकते हैं। और ये भी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी 2019 के बाद से इतनी कम्प्रहेंसिवली दोबारा अभी तक नहीं आई, तो इसको भी ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं जब ये इनलिस्ट किया गया था। और इसके अलावा हमारे पास करप्शन से रिलेटेड लिखते हैं चीफ जस्टिस, ये अब तो एक्स चीफ जस्टिस हो गए हैं पाकिस्तान के, उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने लिखा था कि stressing that the menace hurt peace and law and order in society and thus was against the concept of transparent and good governance। कि जो करप्शन का कॉन्सेप्ट है, करप्शन का menace है, it hurts पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, और इन वो फिर जो ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस है उसको इम्पेक्ट करता है। इसी के अलावा जो सीजी पे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा कि इफ द सिस्टम इज ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड इन द कंट्री नोइंग वेल दैट द इन्वेस्टर्स विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो ये इधर ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे पास जो करप्शन का कॉन्सेप्ट है वो इम्पेक्ट करता है हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इम्पेक्ट करता है। इसी के अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पाकिस्तान को 2020 में उन्होंने रैंक किया था 108। ठीक है। तो ये उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके बाद से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो उन्होंने उसके अंदर भी 108 पोजीशन थी पाकिस्तान की। ऑल्दो के बाद में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है पाकिस्तान में उसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पेक्ट हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद से ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई तो उसको हम लोग हवाला नहीं उसका दे सकते।
और इसके अलावा इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सीपीआई है फॉर 2022 हिटिंग द लोवेस्ट स्कोर सिंस 2012, क्योंकि अभी मैंने बताया ना 140 आउट ऑफ 180 है रैंक पाकिस्तान का। तो ये लोवेस्ट है आफ्टर 2012, रिवील्ड अ रिपोर्ट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कि ये पाकिस्तान का लोवेस्ट है आफ्टर 2012। इतनी ज्यादा हमारे पास करप्शन के बुरे हालात चल रहे हैं अभी। सो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ईओडीबी की रिपोर्ट अगर आपने पढ़नी हो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, किस तरह से हमारे पास 2020 में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इम्प्रूव हुई तो किस किस वजह से हुई, वो आप देख लीजिएगा। इधर चीजें डिफरेंट लिखी हुई हैं, आई थिंक समझ आ जाएगी। इसके अलावा और जरूरत नहीं थी। ये देखना हो तो देख लीजिएगा, आई जस्ट इंक्लूडेड इट इन इट। अब हम लोग देखते हैं करप्शन लॉज पाकिस्तान के। तो ये एक हमारे पास फिलोसोफर हैं या थिंकर आप कह सकते हैं, इन्होंने बुक लिखी है करप्शन एंड गवर्नमेंट के ऊपर 1919 में। रोज एकरमैन सुसन ने, ही आर्ग्यूज दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम विच कैन बी अटैक्ड इन आइसोलेशन, कि आइसोलेशन में हम इसको अटैक नहीं कर सकते। जिस तरह भी हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उधर हम लोगों ने देखा कि करप्शन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल फिनोमिना। ये जो आपके इन्वायरमेंट में सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल वैल्यूज और फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसी की वजह से ये परपेट्रेट, ये जो करप्शन का इशू है ये परपेट्रेट करता है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इधर भी वो ही कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने करप्शन को इम्पेक्ट करना है, उसको हिट करना है, तो हम लोगों ने इस तरह से नहीं करना कि हम लोग उसको आइसोलेशन में हिट कर रहे हैं। इंडीड द गवर्नमेंट में नीड टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी मैकेनिज्म बाय पनिशिंग द हाईली विजिबल करप्ट ऑफिशियल्स। हाउएवर द राइटर आर्ग्यूज that the main aim of such prosecutions should be to attract notice and public support and not solve the underlying problem. As per his arguments, anti-corruption laws can only provide a background for more important structural reforms. तो वो कहते हैं जो एंटी करप्शन लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं फॉर मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। हम लोगों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान में पहले जो ब्रिटिश इरा था उसमें जो ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल लोग थे उनको लैंड्स दी जाती थी, उनको टाइटल्स दिए जाते थे उनकी लॉयलिटी के लिए। फिर दो चीजें थी जिसकी वजह से हमारे पास जो करप्शन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, ड्यू टू द डिफेंस रिलेटेड परचेजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। एंड द अलॉटमेंट ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम लोग देखते हैं डिवीजन हुई, तो जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए उन्होंने, उनको बहुत ज्यादा लैंड अलॉटमेंट की गई, उसकी वजह से उस दौर में बहुत ज्यादा करप्शन इंक्रीज हुई, इनहेंस हुई। फिर नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी 1970 की। जब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हुई 1970 की, तो अभी हम लोगों ने देखा फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, तो फ्री मार्केट से रिड्यूस होती है करप्शन। बेसिकली उन्होंने कहा था फ्री मार्केट से रिड्यूस होती है करप्शन। तो अगर हम लोग नेशनलाइजेशन की तरफ जाएं, सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ले आएंगे ना, तो आपकी जो फ्री मार्केट है वो रिड्यूस होगी और आपकी जो करप्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर करप्शन वाज कंसीडर्ड एन इम्पेडिमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इट गेन्ड अ ग्रोइंग फोकस इन डेवलपिंग कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू लिबरल आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। यू गुड गवर्नेंस के तहत ये वाला जो फिनोमेना था ना कि हम लोगों ने करप्शन को रिड्यूस करना है और इसको बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया गया कि कितनी करप्शन रेट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी करप्शन स्ट्रेटजी की और एंटी करप्शन स्ट्रेटजी और एंटी करप्शन एजेंसी की। तो पाकिस्तान में बेसिकली इन्होंने क्या किया, जनरल मुशर्रफ की ईरा में, क्योंकि नैब बनी ना, तो नैब से पहले हमारे पास अभी तक कोई भी एंटी करप्शन स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एंटी करप्शन स्ट्रेटजी लेके आनी होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, तो हम लोग कोई पहले उनका विजन, कोई मिशन, कोई गोल सेट करते हैं और फिर उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्रॉपरली कोई एजेंसी लेके आते हैं और उसके थ्रू उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लोग इधर ये कह रहे हैं कि हम, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। इधर ये लोग ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब आए तो उन्होंने सबसे पहले आते ही नैब बनाई, ठीक है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस लेके आए वो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने नैब बनाई और नैब के बाद बनाने के बाद
उन्होंने बेसिकली नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी बनाई 2002 में। तो ऑलरेडी पहले नैब बन गई हुई थी, ठीक है। द लॉ वाज प्रोमलगेटेड, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस था वो 1999 में इम्प्लीमेंट हो चुका था। उसके बाद नैब भी उन्होंने बना दी, और फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी कब आती है, वो 2002 में आती है। तो कहते हैं एक तो ये सबसे बड़ा हमारे पास इशू रहा है, क्योंकि ये एक मिलिट्री रिजीम लेके आई थी। मिलिट्री रिजीम का क्या था कि उसने पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको अपने अंडर करना था, बेसिकली उनको कंट्रोल करना था। सो हमारे पास एक मिलिट्री रिजीम थी जो जिसने आके पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस लेके आए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाई, एक पूरी एजेंसी सेटअप की, और देन नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटेजी ले नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी लेके आए। तो ये सारा कुछ उन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल एलीट को हिट करने के लिए सारी मेजर्स लिए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे, ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें, उनको हिट कर सकें। तो इस वजह से हमारे पास ये सारा इशू भी आता है। आप इसको कंप्लीटली एक दफा ना रीड आउट कर लीजिएगा, आपको ये चीज़ों की समझ भी लग जाएगी। इधर से फिर आपको पता चलेगा FIA की भी बात की गई हुई है, फिर और भी चीज़ों की बात की हुई है। मैं अभी इधर जितने भी ऑर्डिनेंसेस है ना, ये मैंने इधर भी नीचे भी लिखे हैं। मतलब ये आप लोग बाकी ना पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज, व्हाई एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज फेल इन पाकिस्तान। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो वो कह रहे हैं फर्स्टली देयर हैज टू बी अ sharp distinction between the state and society, implying that the state departments should be insulated from interest groups or kinship ties। क्योंकि हमारे पास जिस तरह मैंने कहा ना, नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है, तो दे ऑल लीड फ्रॉम द इंटरेस्ट ग्रुप्स और किनशिप टाइज। इसी वजह से हमारे पास corruption then prevail करती है to a larger extent। Secondly, kinship societies are ones where individuals exist in relation to others instead of as individuals, but this concept assumes individuals are free of their kinship ties। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली एंटी करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने पब्लिक अथॉरिटी को अब्यूज नहीं करना, उधर वो यही दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि हम लोग किनशिप टाइज को अपने इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में लेकर ना आए। लेकिन हमारे यहाँ जो किनशिप सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, दे विल इवेंचुअली लीड टू करप्शन। तो हमारे पास इस वजह से एंटी करप्शन जो स्ट्रेटजीज हैं वो फेल करती हैं, क्योंकि हम लोग किनशिप टाइज को, जो हमारी किनशिप सोसाइटीज हैं, उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसकी वजह से एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज फेल करती हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका फुल आर्टिकल भी इधर मैंने दिया हुआ है, वाई डू एंटी करप्शन कैंपेन्स फेल इन पाकिस्तान, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर सेवरल लीगल एंड एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ये जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर पैराग्राफ्स है उसके अंदर ये हाईलाइट नहीं मैंने किए हुए थे, मैंने उनको हाईलाइट इधर ही कर दिया है। हमारे पास पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरी एक्ट आया था 1850 में, वो अभी तक चल रहा है। ये भी एक तरह से एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। पाकिस्तान पेनल कोड ऑफ 1860, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में आया था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1949 में आया था कि किस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस 1959 में आया था, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट आया था, इस्तेसाब एक्ट आया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस एक्ट आया था। तो जितने भी एक्ट्स हैं ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे पास। इसी तरह से आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट आया 2017 में। ये बाद में इमरान खान ने आके अपने इरा में इसको अप्रूव किया था, बेसिकली ये आया था 2017 में। सो ये सब चीज़ें जो कि पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में आती हैं, रीसेंट रिफॉर्म्स हैं जो एंटी करप्शन से रिलेटेड। अब आती है एंटी करप्शन जो हमारे पास एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों ने स्ट्रेटजी को पढ़ लिया है, पहले आपने स्ट्रेटजी को ना अच्छी तरह ये देख लेना। ऊपर से मैंने इसलिए पैराग्राफ्स पढ़ाए नहीं, बिकॉज मैंने फुल कॉपी पेस्ट कर दिया था ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। फिर ये लीगल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इधर कुछ, एंड देन हमारे पास ये स्ट्रेटी नेशनल अकाउंटेबिलिटी, नेशनल एंटी करप्शन एजेंसी है, बेसिकली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है ये। इसके डिफरेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। इसकी जो मेजर एक चीज़ है वो ये है कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत जाती है, तो हमारे पास 2022 में जितनी भी पीडीएम, क्योंकि पीडीएम पावर में आती है, तो पीडीएम डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस इंट्रोड्यूस करवाती है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में डिफरेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाती है। तो और उन अमेंडमेंट्स के अंदर
वो डिफरेंट चीजों को हिट करती है। जिस तरह मेजरली, मैं भी सारा कुछ इसको पढ़ के रीड आउट करके इसलिए नहीं सुना रही कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको चीजों की समझ लग जाएगी। इन्होंने 2022 में क्या किया बेसिकली, कि एक तो सबसे पहले इन्होंने ये किया कि हमारे पास जो 50 करोड़, 50 करोड़ के जो 50 करोड़ तक जो करप्शन केसेस थे उनको खारिज कर दिया हमारी जो नैब है, कि अगर 50 करोड़ से लेस के आपके करप्शन है तो आप उसके खिलाफ नहीं, उसको कुछ नहीं कहेंगे बेसिकली। तो ये उन्होंने केसेस हटा दिए। फिर उन्होंने जो उनकी टेन्योर थी, जो नैब का जो चेयरमैन थे उनके टेन्योर के ऊपर भी उन्होंने बात की। इसके अलावा और भी कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो उन अमेंडमेंट्स को देन 2023 में, आफ्टरवर्ड्स ही 2022 में इमरान खान ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके आर्ग्यूमेंट्स सुने। और देन पीटीआई के जो ने जो भी आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको अप्रूव किया गया। और ये जो 2022 के जो अमेंडमेंट्स आई थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर, उसको रिवर्ट किया गया, उस वर्डिक्ट को रिवर्ट किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सितंबर के अंदर इसको रिवर्ट कर दिया और उसको कहा कि जो नैब के अंदर किए गई थी अमेंडमेंट्स की गई थी वो हम लोग रिवर्स करेंगे, और ऐसा दोबारा, मतलब वो जो इम्प्लीमेंट थे, जो केसेस हम लोगों ने खारिज कर दिए थे उनको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा, और जो नैब है वो उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी प्रोसेस स्टार्ट करेगी। सो ये सारी इंपॉर्टेंट अभी न्यू इन्वेस्टिगेशन थी। ये न्यू जो चीज़ें आई हैं वो ये हैं, तो आप लोगों ने इसको इधर से पढ़ लेना। फिर आती है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसका एक एंटी करप्शन विंग है। जब पाकिस्तान बना था तो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा सेटअप किया गया था, डिपार्टमेंट टू फाइट द करप्शन अगेंस्ट इन पाकिस्तान। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एसपीई, इसका पूरा एक डिपार्टमेंट सेट किया गया था एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। फिर 1974 में इसको मर्ज किया गया, मल्टीटास्क एजेंसी बनाई गई, एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई। इसके अंडर और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, एंटी करप्शन ही नहीं, फिर इसका मेन कॉन्सेप्ट अगेंस्ट करप्शन नहीं था, इनके अंदर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई और उसको एफआईए में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर एंटी करप्शन को एक पूरा विंग बना दिया गया जो सिर्फ एंटी करप्शन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जो एफआईए था वो फाइट अगेंस्ट करप्शन कर रहा था पाकिस्तान में, एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो 2004 से 2008 तक आता है, जिसके दौरान जो सारी की सारी एंटी करप्शन की जो जितनी भी पावर थी वो सीज करके नैब को दे दी गई, कि नैब के साथ सारी पावर एसोसिएट कर दी गई, और उसकी वजह से हम लोगों ने जो एफआईए की पावर थी एंटी करप्शन विंग की वो खत्म कर दी। इधर आप इसकी अचीवमेंट्स कुछ देख लीजिएगा लिखने के लिए, अगर आप लोगों ने लिखनी हो। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसने करप्शन को पॉलिटिकल लेवल पे और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे करप्शन को, या जो करप्ट लीडर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया है, वो है एनआरओ, नॉन रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। नो रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। बेसिकली इसने क्या किया, इन पाकिस्तान एनआरओ वाज परहैप्स द वर्स्ट लॉ एवर मेड टू लीगलाइज मेगा करप्शन इन द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एनआरओ का। इसकी पूरी हिस्ट्री का भी मैंने इधर लिखा है, इसकी हिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़नी है, मैं इसको एक दफा खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। करप्शन इज हाईएस्ट इन, अच्छा इसके अलावा एक तो ये एनआरओ है ना, एक तो ये बहुत हिटिंग चीज है। दूसरा प्ली बार्गेन, द प्ली बार्गेन लॉ ऑफ द नैब सेक्शन 25 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कंट्री एज मैनी एनालिस्ट आल्सो व्यू इट एज ए रिलीफ फॉर द एक्यूज्ड। क्या आप प्ली बार्गेन लॉ अप्लाई करेंगे और आप कहेंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और आप फिर खुद ला के उसके लिए प्रूफ प्रोवाइड करेंगे प्ली बार्गेन के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा, एक एक प्ली बार्गेन, एक एनआरओ, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसने हमारे पास जो करप्शन के केसेस हैं उनको बहुत हद तक लीगलाइज कर दिया है। अब एनआरओ किस तरह से स्टार्ट हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। जस्ट ओवर 12 years ago, on October 5, 2007, the then Pakistan President and Army Chief General Pervez Musharraf had enforced a no reconciliation, ये national reconciliation ordinance है, which had granted amnesty to politicians, political workers and bureaucrats who were accused of corruption, money laundering and murders
एंड टेररिज्म एक्सेट्रा बिटवीन जनवरी 1 1986 1986 से अक्टूबर 12 1999 तक जितने भी लोगों को जिन जिन पे ये एक्यूजमेंट्स थी कि वो करप्शन कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे या टेररिज्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व थे, उन सारों को एमनेस्टी प्रोवाइड कर दी गई थ्रू नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। और इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ। और इसी के ऊपर इसी से रिलेटेड इसके थ्रू हम लोग जो एनआरओ दिया है उसके थ्रू ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हुआ है। इधर डिफरेंट लोगों का लिखा हुआ है कि किन किन लोगों को एमनेस्टी दी गई, और इधर तक आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके अलावा जो रिसेंट एंटी करप्शन कैंपेन थी वो इमरान खान की थी। आप लोगों को सिर्फ मैंने पढ़ने के लिए दिया है, इसको आप लोगों ने कोशिश करनी है। ये लिख दें लिखना हो तो, जो यूके पाकिस्तान जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप थी ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है तो ये लिखते हैं। प्लस इसके अलावा एसेट रिकवरी यूनिट इस्टेब्लिश किया गया, और अ, ये दोनों चीजें अगर आपने लिखनी है, और ये विसल ब्लोअर लॉ जो पास करवाया गया वो पास करवाया गया 2018 के बाद, तो ये दो तीन चीजें लिखनी है तो लिखते हैं। बाकी कोई इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एंटाई इमरान खान कोई बंदा हुआ जो एग्जामिनर हुआ, देन वो आपके पेपर को भी हिट कर सकता है। तो आप कोशिश करें इतनी कोई इसको ज्यादातर ना लिखें, जो मतलब एंटी विसल ब्लोअर एक्ट जो लॉ था वो उसको लिख दें, वो काफी है, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सो नैब रिफॉर्म्स अलोन वुड नॉट हेल्प। अ ब्रॉडर रिफॉर्म एजेंडा हम लोगों को रिक्वायर है एट द लीगल लेवल, एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एट रेगुलेटरी लेवल, एट सुपरवाइजरी लेवल, एट प्रोसिक्यूशनल लेवल एंड एट जुडिशियल लेवल। इन सारों को हम लोगों को इम्पेक्ट करने की जरूरत है। बाकी आप ये सब पढ़ लीजिएगा, इट विल बी इनफ। तो इससे रिलेटेड बाद में एक या दो लेक्चर्स मजीद होंगे। प्लस आपने इसके अंदर, मुझे अभी तो याद नहीं रहा था, आपने इसके अंदर सिंगापुर जो मैंने आपको भी दिखाया था, एक तो उनकी गेम भी है, उसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं फॉर द अवेयरनेस लेवल। एक सिंगापुर, दूसरा मलेशिया, मलेशिया की एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे मलेशिया की भी बहुत अच्छी एग्जांपल है एंटी करप्शन के लिहाज से, और सिंगापुर की भी बहुत अच्छी है। सिंगापुर की मच इजियर है, सीपीआईबी जो इनकी है, तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करके आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज।